जब मेरी सगी सौतेली बहन ने पूरे खानदान के सामने मेरी वर्दी को नकली बताया, तब दरवाजे पर दस्तखत देती पुलिस ने उसकी दुनिया ही हिला कर रख दी। उस दिन चाची के 60वें जन्मदिन की पार्टी में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़ी जैसी लग रही थी। मैं डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। मेरी सीबीआई की विशेष जांच अधिकारी की आधिकारिक खाकी वर्दी एकदम कड़क और बेदाग थी। मैं चंडीगढ़ के जोनल ऑफिस से सीधे एक बड़े सामान समारोह से यहाँ पहुंची थी। मेरे कंधों पर सजे चमकते सितारे और जेब पर लगा था मेरा विशेष पहचान पत्र। कमरे की रोशनी में किसी आईने की तरह चमक रहे थे। पूरा कमरा शोर और हंसी से भरा था, लेकिन मेरी रूहें को महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। कमरे के एक कोने में मेरी सौतेली बहन सनाया खड़ी थी, जिसकी निगाहें मुझ पर ऐसे जमी थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ताड़ रहा हो। उसकी आंखों में प्रशंसा एक कतरा भी नहीं थी, बस ऐसी नफरत थी जो बरसों से अंदर ही अंदर पक रही थी। सनाया बचपन से ही मेरी कामयाबी को अपनी हार मानती आई थी। जब मैंने गोल्ड मेडल जीता, तो उसने उसे प्रोफेसरों की चापलूसी कहा। जब मुझे सीबीआई में चयन मिला, तो उसने सबके सामने कहा कि यह कोई मामूली डेस्क जॉब है। आज चाची की जन्मदिन पर पूरा घर गुब्बारों और सजावट से भरा था। खुशियां चारों तरफ बिखरी थी, लेकिन सनाया ने इस माहौल को एक मंच में बदलने की ठान ली थी। जैसे ही मैं चाची को बधाई देने के लिए उनकी ओर बढ़ी, सनाया ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर वही जहरीली मुस्कान थी जो किसी बड़े तूफान के आने की आहट देती है। वह सनाया ने इतने ऊंचे स्वर में कहा कि हाल में मौजूद हर शख्स की बात थम गई। आज तो हमारी सीबीआई अफसर साहिबा सीधे ड्यूटी से सीधे हमारे बीच तशरीफ ले आई है। बड़ी चमक दमक है वर्दी में, काश इसमें जरा सा भी सच होता। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानती थी कि उसे जवाब देना खुद को उसके स्तर पर गिराना है। मैंने शांति से कहा, सनाया, आज चाची का खास दिन है, तमाशा मत बनाओ। लेकिन वह नहीं रुकी। उसने मेरी वर्दी के पेच पर अंगुली दिखाते हुए चिल्लाना शुरू किया। नहीं, आज चुप रहने का वक्त नहीं है। मैं आज इस पूरे खानदान को तुम्हारा असली चेहरा दिखाए बिना नहीं रहूंगी। यह वर्दी फर्जी है। यह अफसर नहीं है, बल्कि एक फ्रॉड है, जो सालों से हम सबको बेवकूफ बना रही है। कमरे में सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे कि किसी ने सांसें ही रोक ली हो। मूसा जी ने चाय की प्याली टेबल पर रख दी। मेरे सौतेले पिता, जिनकी आंखों में डर और हैरानी का मिश्रण था, वे कांपते हुए अपनी जगह से उठे। सनाया ने अपने फोन को हवा में लहराते हुए कहा, मैंने स्थानीय पुलिस को बुला लिया है। अभी पुलिस आएगी और इस फ्रॉड को सच सबके सामने होगा। वह अपनी ही रची हुई साजिश में इतनी अंधे हो चुकी थी कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह किस पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैं वहाँ पत्थर की तरह शांत खड़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि सच की ताकत किसी भी झूठ के शोर से कहीं ज़्यादा होती है। मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा काम और मेरे कागज़ात ही मेरी सबसे बड़ी गवाही थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सनाया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दे रही थी गई। जैसे उसे लगा कि उसने जंग जीत ली है, वह दौड़कर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलते ही चिल्लाई, देखिए पुलिस वालों, जिस लड़की ने यह फर्जी वर्दी पहनी है, वह यही है। दरवाजे पर 2 वर्दीधारी अधिकारी खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक और शख्स था जो एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, जिसे मैं अच्छी तरह जानती थी। लेकिन जैसे ही उन अधिकारियों की नज़र सनाया पर पड़ी, उनका चेहरा सख्त हो गया। मैंने आगे बढ़कर अपना पहचान पत्र इंस्पेक्टर को दिखाया, जिसे देखकर उन्होंने तुरंत अपना सिर झुकाकर मुझे सलामी दी। फिर इंस्पेक्टर ने सनाया की तरफ मुड़कर एक फाइल निकाली और कहा, सनाया, हमें आपकी तलाश थी। आप सीबीआई के एक बड़े मामले में वांछित हैं। ऑनलाइन फ्रॉड और सरकारी अधिकारियों की छवि खराब करने के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी के सबूत मिले हैं। आपने जिस फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है, वही काम आप खुद करती आई है। हाल में मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सनाया ने चेहरे का रंग उड़ गया चुका था। हाल में मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सनाया के चेहरे का रंग उड़ गया चुका था और उसकी वह जहरीली मुस्कान एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गई थी, जिसे वह मेरा पर्दाफाश समझ रही थी। वह असल में उसके खुद के कार्य कारनामों का आखिरी पन्ना साबित हुआ। पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ी और वह घर, जो कुछ देर पहले खुशियों से भरा था, वह किसी रहस्यमय सन्नाटे में तब्दील हो गया। मेरी वर्दी और मेरा पद सिर्फ एक सरकारी दर्जा नहीं था, वह कानून का वह ढाल था जिसे कोई भी छोटी सोच वाला इंसान कभी तोड़ नहीं सकता था।
सनाया को ले जाते हुए देखकर मुझे लगा कि शायद कभी-कभी सच को सामने लाने के लिए झूठ को खुद अपना गला घोंटने का मौका देना ही सबसे सही रास्ता होता है। हॉल में मौजूद हर शख्स जैसे पत्थर का बन गया था। सनाया के चेहरे का वह विजेता का भाव अब एक ऐसी दहशत में बदल चुका था जो उसकी आंखों से छलक रही थी। पुलिस के अधिकारी ने जब उसके हाथ में गिरफ्तारी का वारंट थमाया तो उसके हाथ कांपने लगे और वह अपना बचाव करने के लिए हकलाने लगी। उसने जो जाल मुझे फंसाने के लिए बुना था, वह अनजाने में खुद उसी के गले का फंदा बन गया था। उसके फ़ोन में मौजूदा वे चैट्स और ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड्स, जिनका उपयोग वह मुझे ब्लैकमेल करने के लिए करना चाहती थी, उन्हीं के उसे सीबीआई की जाँच के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था। मेरे पिता जो अब तक सन खड़े थे, उनके पास से सनाया का अतीत गुज़र रहा था। वो सारी बातें जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी, वह जिस तरह मेरे नाम पर अलग-अलग दफ्तरों में धमकियाँ देती थी और व्यापारियों में पैसे ऐंठती थी, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब पुलिस के फाइल में दर्ज था। इंस्पेक्टर ने जब मेरी तरफ देखकर कहा, मैडम, आपके ही विभाग को इन डिजिटल सबूतों की तलाश थी, जो इस लड़की के फ़ोन से बरामद हुए हैं। तो पूरे परिवार की निगाहें मेरी तरफ मुड़ गई। उस सन्नाटे में एक अजीब-सी खामोशी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे मुझ पर गर्व करें या उस लड़की की घिनौनी हकीकत पर रोए, जिसे वे अब तक अपना खून समझते थे। सनाया ने लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ से हाथ बढ़ाया और उसकी आवाज़ में वह पुरानी नफ़रत की जगह अब एक भीख जैसी बेबसी थी। रुद्रा, प्लीज़, ये सब गलतफ़हमी है, उन्हें समझाओ। वह गिड़गिड़ाई। मैंने सीधे और ठंडी आँखों से देखा। मैंने कहा, सनाया, तुमने हमेशा वर्दी को सिर्फ़ एक दिखावा समझा, इसीलिए शायद तुम्हें कभी यह समझ नहीं आया कि इसके पीछे एक ज़िम्मेदारी होती है। जो तुमने किया, वह कानून के साथ-साथ मेरे विश्वास का भी कत्ल था। मेरे शब्द कमरे में किसी भारी पत्थर की तरह गिरे। तभी इंस्पेक्टर ने उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी और वह दृश्य किसी फ़िल्म के सीन से जैसा था। लेकिन उसका दर्द बहुत वास्तविक था। उसे घर से बाहर ले जाया गया और उसके पीछे-पीछे वह शोर और तमाशा भी चल गया जो उसने इतनी मेहनत से रचा था। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में एक भारी सन्नाटा था। चाची की आँखों में आँसू थे, वे किसी को भी कुछ नहीं कह पा रही थी। मेरे पिता ने अपना सिर हाथों में पकड़ लिया था। उसने उन पर कई सालों से जो बोझ एक साथ आ गिरा हो, मैंने उस रात अपनी वर्दी की बेल्ट ढीली की और खिड़की के पास जाकर बाहर के अंधेरे को देखने लगी। जीत मुझे मिली थी, लेकिन इस जीत के पीछे एक घर के टूटने का स्वाद भी था। लोग कहते हैं कि सच की जीत हमेशा मीठी होती है, लेकिन कभी-कभी वह जीत कड़वे सच का आईना भी दिखा देती है। उस दिन उस पार्टी में जन्मदिन किसी का था, लेकिन एक नए इंसान का जन्म हुआ था। वह इंसान जो जानता था कि रिश्तों के मुखौटे कैसे उतरते हैं। अगले कुछ दिन बहुत ही व्यस्त रहे। मेरी वर्दी पर लगे सितारे और चमक रहे थे। लेकिन अब मेरे दिल में एक ज़िम्मेदारी और बढ़ गई थी। सनाया का जेल जाना सिर्फ़ एक अपराधी का अंत नहीं था, बल्कि मेरी उस संघर्ष की परिणति की थी, जो मैंने बरसों से चुप रहकर सहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि काश वह नफ़रत की आग में जलने की बजाय मेरी कामयाबी से खुश होती, तो आज हम एक साथ होते। लेकिन ज़िंदगी कहानियों की तरह नहीं चलती। यह उन फैसलों की एक श्रृंखला है जो हम खुद चुनते हैं। अब वह कमरा खाली था, लेकिन मेरी रूह में एक गहरी शांति थी, एक ऐसी शांति जो केवल अपना सच साबित कर लेने के बाद में ही मिलती है। पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ जाते-जाते शांत हो गई थी, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर का दम-घोंटू सन्नाटा अब भी बरकरार था। लोग अभी भी डाइनिंग टेबल के आस-पास स्तब्ध खड़े थे। केक का वह बड़ा-सा टुकड़ा जो चाची ने काटा था, प्लेट में रखा-रखा सूखने लगा था। वह खुशियों भरा माहौल, जो कुछ देर पहले तक चहल-पहल से गुलजार था, अब वह एक ऐसे मलबे में तब्दील हो चुका था, जिसे बैठना नामुमकिन लग रहा था। मेरे पिता के चेहरे पर जो पीलापन था, वह उम्र की वजह से नहीं, बल्कि उस आत्मग्लानि की वजह से था, जो एक पिता महसूस करता है, जब उसे पता चला कि उसकी अपनी ही बेटी ने उसे जीते जी मार दिया। चाची ने धीरे से आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा। उनके हाथ ठंडे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस उनकी काँपती हुई उँगलियों ने मेरी वर्दी की बाजू को छुआ। उस पर स्पर्श में वह माफ़ी थी जो शायद ज़ुबान में नहीं बोली जा सकती थी। मैं अभी भी अपनी वर्दी में थी, लेकिन अब उसमें कोई चमक नहीं थी, बस एक भारीपन था। अगले कुछ दिन हमारे घर के लिए एक काले अध्याय की तरह थे।
अखबारों में सनाया की गिरफ्तारी की सुर्खियों में छप चुकी थी। सीबीआई अधिकारी की बहन निकली, साइबर फ्रॉड, फ़ोन की घंटियाँ बजती थी तो कोई फ़ोन उठाने की हिम्मत नहीं करता था। मोहल्ले के लोग जो कल तक हमारे घर के मिठाई लेकर आते थे, वह अब दरवाजे से गुज़रते ही में अपनी नज़रें बचाकर निकलते हैं। घर के भीतर का माहौल भारी था कि किचन में चाय की केतली का उबलना भी किसी बड़े विस्फोट जैसा लगता था। एक सुबह जब मैं घर में पिछले हिस्से में मौजूद स्टोर रूम पर सफाई कर रही थी, तब मुझे वहाँ से सनाया का एक पुराना डायरी जैसा रजिस्टर मिला। उसे खोलते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें उसने लिखा था कि कैसे वह मेरे कमरे की चाबियाँ चोरी करती थी, कैसे मेरी अलमारी की फाइलों को इधर-उधर कर देती थी, ताकि मुझे ऑफ़िस में डाँट पड़े। उसने घर की छोटी-छोटी चीज़ों में भी मेरे खिलाफ साजिशें रची थी। मुझे याद आया कि कैसे पिछले महीने मेरी कॉफ़ी में नमक मिला दिया गया था या कैसे मेरी फ़ाइल के पन्ने जानबूझकर ख़राब कर दिए थे। मुझे लगा था कि ये सब काम वाली बाई की गलती है, लेकिन वह तो सनाया के घर में रहकर की जानने वाली छोटी-छोटी साजिशें थी। वह सिर्फ़ बाहर ही नहीं, मेरे निजी जीवन में भी ज़हर घोल रही थी। उन पन्नों को पढ़ते हुए मुझे समझ आया कि उसने कितनी बार मेरी वर्दी पर चाय गिराई थी, ताकि मुझे समय न पर निकलने की सज़ा मिले। उसने मेरे पहचान पत्र को छुपा दिया था ताकि मैं इमरजेंसी मीटिंग में लेट हो जाऊँ। वह हर उस चीज़ को बर्बादी करना चाहती थी, जिसे मैं हासिल करने के लिए जी-जान लगा रही थी। वह घर की चारदीवारी की अपना घर युद्ध का मैदान बना चुकी थी। घर के अंदर ही ऐसे छोटे-छोटे हादसे होते रहे, जिन्हें मैं हमेशा महज़ इत्तेफ़ाक समझती रही। एक बार सीढ़ियों पर तेल फैला हुआ था, जिससे मैं बाल-बाल बची थी। एक बार मेरे जूते में कुछ कीलें डाल दी गई थी। तब मुझे लगा था कि शायद मैं ही लापरवाह हो गई हूँ। लेकिन आज उस रजिस्टर के सबूतों ने सब कुछ साफ कर दिया। सनाया सिर्फ़ घर की ही नहीं, अपने घर के रसोई और बेडरूम में भी मेरे खिलाफ एक अदृश्य जंग लड़ रही थी। मैं उस डायरी को लेकर हॉल में आई। वहाँ पिताजी अकेले बैठे थे, खिड़की के बाहर घूम रहे थे। मैंने वह डायरी उनके सामने टेबल पर रख दी थी। उन्हें देखते ही समझ आ गया कि इसमें क्या है। वे रोए नहीं, बस उनकी आँखों से एक ऐसी लाचारी बरसी कि जिसे मेरा दिल पसीज गया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, "रुद्रा, मैंने उसे कभी अलग नहीं समझा, लेकिन वो तो मेरे ही घर में एक ऐसा साँप पाल रही थी, जो पल-पल मुझे और तुझे डस रहा था।" उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। हमने एक-दूसरे से बात करना कम कर दिया था क्योंकि हर बात में डर था। डर इस बात का था कि कहीं कोई और राज़ न निकल जाए। हम एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अलग-अलग दुनिया के अजनबी हों। घर के अब घर नहीं, बल्कि उनके ज़ख्मों की एक प्रदर्शनी क बन गया था, जो सनाया ने जाते-जाते हमारे भीतर छोड़े थे। मुझे एहसास हुआ कि कानून का फ़ैसला तो अदालत कर देगी, लेकिन जो ज़ख्म उसने इस घर की नींव में खोदे थे, उन्हें भरने में शायद उम्र गुज़र जाए। मैं अपनी वर्दी पहनकर जब भी घर से बाहर निकलती तो पीछे मुड़कर ज़रूर देखती। इस डर से नहीं कि कोई मुझ पर हमला करेगा, बल्कि इस दुखी हृदय से कि काश मेरे अपने घर में इतनी कड़वाहट न होती। सनाए के उन काले करतूतों और घर के अंदर रची हुई साजिशों के पन्नों ने मेरे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। उस रात जब मैं अपनी वर्दी उतार कर बिस्तर पर बैठी, तो मुझे उन सालों की कड़वी यादें सफाई दे रही थी कि जब मैं अपनी सौतेली बहन के हर जख्म को यह सोचकर माफ कर देती थी कि शायद एक दिन वह बदल जाएगी। लेकिन आज सच्चाई पूरी तरह नग्न होकर मेरे सामने खड़ी थी। यह कड़वा सच, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता कि सौतेली तो सौतेली होती है। उसका खून कभी अपना नहीं हो सकता, चाहे आप उसके लिए अपनी जान ही क्यों न हाजिर कर दें। रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन जहाँ ईर्ष्या के बीच पड़ जाए, वहाँ वह रिश्ता अंदर ही अंदर दीमक की तरह घर खोखला कर देता है। मैंने उसे अपनी बहन माना, उसे अपना सब कुछ दिया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ धोखे और साजिशों का जाल मिला। उस घटना में मुझे यह सिखा दिया कि हम दुनिया भर के अपराधियों को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन अपनों के वेश में छिपे उन दुश्मनों को पहचानना सबसे कठिन होता है, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर आपके साथ रोटी खाते हैं और पीछे से आपकी ही बर्बादी का ताना बुनते रहते हैं। घर में की सुरक्षा और मन की शांति से बढ़कर कुछ नहीं है, और कभी-कभी अपनों के नाम पर छिपे इन जहरीले रिश्तों से दूर हो जाना ही खुद को बचाने का एकमात्र तरीका होता है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो और सच्चाई पर आधारित कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ।
और क्या आपने भी कभी ऐसे किसी धोखे का सामना किया हो? ऐसी और ही भी कहानी प्रेरणादायक दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच्ची कहानियां ही जिंदगी का असली आईना होती है।